नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि आपने पीछे की काफ़ी वीडियो में देखा और काफ़ी पढ़ा, समझा और जाना होगा कि किस प्रकार से भारतीयों का इतिहास रहा है, किस प्रकार से इन ऐतिहासिक पुरातात्विक कुछ चीज़ों के माध्यम से हमने जान पाया कि भारतीय इतिहास क्या है। बच्चों, आपके साथ एक बेहतरीन बुक जिसका नाम लूसेंट, उस बुक को हम सभी बच्चे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और बारी बारी से टॉपिक को नोट करेंगे और एक एक टॉपिक अपनी पुस्तिका में नोट करते लिखते हुए चले जाएंगे। मेरे बच्चों, ये टॉपिक, ये सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को लिखते रहिएगा, जिससे कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाए। मेरे बच्चों, अर्थात ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले ये टॉपिक हैं और एक एक फैक्ट आप डेली रिवीजन के तौर पे जरूर ऐसे लिखिएगा जो कि आपका आराम से तसल्ली से रिवीजन हो पाए। मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते वहां से जहां हमने चीज़ों को छोड़ा था, शुरुआत करते वहां से जहां हम पीछे के टॉपिक को छोड़ आए थे, आज वहीं से शुरू करते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दो तीन पॉइंट जो पीछे के टॉपिक में बच गए थे, जिसमें यूनानी रोमन लेखक एक दो लेखक रह गए थे, उनके बारे में, फिर उसके बाद हम चीनी लेखकों के बारे में पता करेंगे। बच्चों, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में हम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भारतीय इतिहास को जान रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को जानने के बाद हम कुछ नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वो बढ़ने से पहले इन टॉपिकों को खत्म करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएं कि हमने यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। चीनी के बाद एक आखिरी लेखक होंगे जो कि अरबी लेखक है। ये लेखक अपने देशों की छाप छोड़ते हैं और अन्य देशों के बारे में जैसा लिख पाते हैं वैसा लिखते हैं। मेरे बच्चों, ये लेखक अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं, या हम कहें तो वहाँ की मनोदशा, वहाँ की स्थितियों को देख करके वहाँ की चीज़ों को सेट करके लिख देते हैं, जो कि इतिहास के रूप में वर्णित हो जाता है। मेरे बच्चों, यही हम पढ़ करके और बहुत ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। हम जान पाते हैं कि भारतीय इतिहास किस प्रकार रहा होगा। मेरे बच्चों, भारतीय इतिहास की वो जननी, इतिहास के वो पॉइंट, वो बिंदु, वो क्षण हम इस पल अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। मेरे बच्चों, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इतिहास, हमारा जो असली इतिहास है, वो विभिन्न प्रकार के वैदिक ग्रंथों में एक संक्षिप्त, या मैं कहूँ तो बहुत विस्तृत रूप से वहाँ पर सिमट के रह गया है। धीरे धीरे उसको निकाल के हम पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, और हमारे जैसे तमाम टीचर्स जो कि भारत में अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं और इस भारतीय इतिहास को आगे बढ़ा रहे, संस्कृति को पहुंचा रहे सभी विद्यार्थियों तक। मेरे बच्चों, विद्यार्थी किसी देश का वो जीवन, वो रेखा होती है, वो लाइन होती है, जो वो भविष्य होता है, युवा, या मैं बच्चा बताऊं, भविष्य उस देश का होता है जो देश अपने अग्रपथ पर अग्रणी और लगातार बढ़ रहा होता है। मेरे बच्चों, युवा और विद्यार्थी दो पहिए हैं किसी देश को चलाने के, और धीरे धीरे उस देश को चलाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। मेरे बच्चों, मेरे ऊपर, मेरे विश्वास पर आप डटे रहें, यकीन मानिए, आपको प्रत्येक टॉपिक बारी बारी से हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। मेरे बच्चों, तो जैसा कि हमने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आज हम सामने आपके लेकर के आए हैं रोमन लेखक जो दो तीन रह गए थे, टॉलमी और प्लिनी के बारे में। फिर चीनी लेखक पढ़ेंगे, या कि यंगमुल्सन, हेनसांग, और उसके बाद एक और लेखक हैं जो कि इत्सिंग हैं। बड़े अच्छे लेखक रहे होंगे, या किस प्रकार के लेखक रहे होंगे, किस तरीके से वर्णन किया होगा। मेरे बच्चों, ये लेखक, इन लेखकों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास को जान पाएंगे। कुछ इन्होंने लिखा, कुछ और लोगों ने लिखा, ऐसे कई लेखक भारत में आए, कई विदेशी भारत में आए, और इन विदेशियों ने बाह्य साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें बताया, लिख करके वर्णन किया है कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा, वहां के शासक ने किस प्रकार से जीवन चलाया होगा, वहां की जनता, प्रजा पर क्या व्यवस्थाएं रही होंगी, वहां की प्रजा किस प्रकार से जीवन जी रही होगी, वहां की प्रजा के लोगों पर क्या अत्याचार रहे होंगे, किस प्रकार की जीवन शैली रही होगी, ये सब बारी बारी से आप इससे समझ पाएंगे भारतीय इतिहास को। किसके माध्यम से? कुछ विदेशी स्रोतों के माध्यम से। उन विदेशी स्रोत जो कि हम पढ़ने वाले हैं, विदेशी लेखक जो कि भारत आए, और कोई राजवैद के रूप में आया, कोई किसी प्रकार से आया, कोई किसी तरीके से आया, कोई राजदूत बन करके आया। मैंने आपको पीछे बताया था, हम आपको पीछे के टॉपिक में बहुत कुछ जानकारी दे चुके, इकट्ठी कर चुके। अब हम अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, बारी बारी से एक टॉपिक लिखना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों, और इतिहास की बड़ी परंपरा रही है
इतिहास हम कहें तो जो लिख गया, जो पन्नों में दर्ज हो गया, जो समेट लिया, जिसके बारे में हमने गणना कर ली, सब इतिहास है। जिसको आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है, इतिहास है। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, टॉलमी एक दूसरी शताब्दी के ऐसे लेखक रहे हैं जो कि रोमन और यूनान के होंगे। इन्होंने भारत का भूगोल लिखा है। एक भारत के भूगोल के नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें विभिन्न प्रकार के जलीय वातावरण, वहाँ की स्थिति और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की दशाओं को वर्णन किया है और विभिन्न प्रकार की दशाओं को वर्णित किया है। मेरे बच्चों, मुझे यकीन है मेरी बात ही समझ में आपको आई होगी। मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति और रहे हैं जिनका नाम प्लिनी है। ये व्यक्ति जो प्लिनी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए, आपको बताएं कि इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक की एक पुस्तक लिखी और इस नेचुरल हिस्ट्री में नामक एक पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज लवण और आपसे कहें आदि, इन सभी के बारे में विवरण हमें प्राप्त होता है मेरे बच्चों। उसके बाद भारतीय इतिहास में दूसरे चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको बताएं ये सब चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम हम लेंगे फाहियान का। और फाहियान एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने भारत में आकर के बड़ा भारतीय संस्कृति और इसके बारे में मध्य प्रदेश की जनता के बारे में लिखा और जानकारी दी। मैं आपको बताऊं कि फाहियान ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए और इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है मेरे बच्चों। मध्य प्रदेश का समाज कैसा रहा होगा, कैसा जीवन यापन रहा होगा, किस प्रकार से ये व्यवस्थाओं को चला रहे होंगे, ये फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिख डाला। फाहियान ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी थी और किस प्रकार से वहां का जीवन शैली और अपने जीवन चरित्र को चला रही थी मेरे बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुगन का। संयुगन ये चीनी लेखक हैं और ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां की। अर्थात मैं आपसे कहूं कि 3 वर्ष तक भारत में रहने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो संयुगमन रहे हैं। संयुगमन भारत 518 ईस्वी में आए और इन्होंने 3 वर्षों तक यहां भ्रमण किया और 3 वर्षों के भ्रमण करने के बाद इन्होंने बौद्ध संबंधित विभिन्न प्रकार की संततियों, संगतियों और उन संबंधित विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को प्राप्त किया और अपनी यात्रा में इन्होंने ये सारी चीजें लिख डाली और बताया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार बौद्ध धर्म के संबंधित क्या रहे होंगे और किस प्रकार की जीवन शैली रही होगी। मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि बोर्ड बेशक स्मार्ट ना हो, टीचर स्मार्ट जुड़ा हुआ है। चीजों को लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आगे बताएं, आगे नंबर आएगा ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। इसने भारत की यात्रा चीन से 629 ईस्वी में 1 वर्ष में प्रारंभ करी थी और 1 वर्ष ने पूरा लगा, पूरी साल भारत आने में इनको लग गया पूरी। और ये भारत के राज्य, एक राज्य था भारत में कापिश, एक कापिशा राज्य था। कापिशा होता है, ठीक है ना, ये कापिशा राज्य था भारत में। उस कापिशा राज्य में ये पहुंचे मेरे बच्चों। ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और भारत की यात्रा चीन से 629 ईस्वी में इन्होंने करी और ये भारत में पूरी 1 वर्ष के अंतराल में भारत में आ पहुंचे। और जिस भारत के राज्य में आए वो राज्य था कपिशा और इस कपिशा में आकर के पहुंच गए। ये भारत में 15 वर्षों तक रहे, अर्थात 629 से लेकर के 645 वर्षों तक रहने वाले कोई अगर चीनी यात्री हैं तो वो ह्वेनसांग हैं। मेरे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। 629 ईस्वी में 1 वर्ष में ये भारत चलकर आ पाए, बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ा हुआ। 1 वर्ष पूरा लगा भारत आने में और एक राज्य भारत का कपिशा वहां पहुंचे। ये भारत में 15 वर्षों तक रहे, 645 ईस्वी तक रहे और चीन वापस फिर लौट गए। वापस लौट जाने पर इन्होंने क्या क्या ऐसा वर्णन किया, क्या क्या किया, मैं आपको बारी बारी से टॉपिक के साथ बता रहा हूं मेरे बच्चों। देखिए, मैं आपसे 2 मिनट की और वार्ता करता हूं। जीवन बड़ा संघर्षमय है और इस संघर्ष की घड़ी में आपको आगे निकलना है। कंपटीशन की दुनिया बहुत विस्तृत हो चुकी, बहुत बड़ी हो चुकी है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने सुना है कि लीक करा दिया जाता है परीक्षाओं को, जो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं जिस प्रकार से इन बच्चों के जीवन पर बड़ा आघात पहुंचता है, इनके मस्तिष्क पर, इनके जीवन पर, इनकी परीक्षा रूपी जो दृष्टिकोण है उसके समझने की क्षमता को बिल्कुल नष्ट कर दिया जा रहा है धीरे धीरे से। अर्थात उनकी क्षमता उजागर नहीं हो पा रही है, वो पढ़ाई में अव्वल नहीं हो पा रहे हैं, मानसिक तौर पे इतने ग्रसित हो चुके हैं कि इतने पेपर लीक हो चुके हैं, कोई परीक्षा सही से नहीं हो पाती है।
फिर बच्चों को आघात होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। इस दर्द और तकलीफ में जो संभाले अपने आप को बैठा रहा वही योद्धा बन के जाएगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते मेरी बात को आगे समझते हैं। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और इन्होंने भारत की यात्रा चीन से 629 ईस्वी में एक वर्ष में पूरी की और ये भारत एक राज्य कपिशा में पहुंचे। ये भारत में 15 वर्षों तक रहे, फिर 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गए। आपको बताएं हेनसोंग जो कि एक चीनी यात्री थे 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गए। आपको बताएं कि ये नालंदा में पढ़ने आए थे और इन्होंने, ये थोड़े अजीब तरीके के व्यक्ति थे, और इन्होंने बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर लिया और अपने साथ चीन वापस ले गए। कौन? हेनसोंग। हेनसोंग चीन वापस लेकर के बौद्ध ग्रंथों को चले गए, अर्थात यहाँ के बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के चले गए। आपको बताएं नालंदा में पढ़ने आए थे, ये जानकारी मिलती है। और इनका जो भ्रमण है वो CU मेरे बच्चों, इनका जो भ्रमण है वो CU नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताएं जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें CU आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि CU किसके द्वारा रचित है, आप बताओगे साहब CU हेनसोंग द्वारा रचित है। चाहे CU बोला जाए चाहे FU बोला जाए, एक ही वर्ड होता है मेरे बच्चों। मेरी बात आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। यहीं आपको एक वर्ड और बताएं कि हेनसोंग के समय में, किसके समय में, बड़ी गौर से मेरी बात समझ लेना। हेनसोंग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे, जो गुरु थे, जो सबसे उसके अध्यक्ष थे, वो शीलभद्र थे। कौन थे मेरे बच्चों? शीलभद्र। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे, जो गुरु थे, उसके पूरे के जो मालिक थे, अर्थात जो सबसे बड़े गुरु मैं मानता हूं वो शीलभद्र हुआ करते थे, प्राचार्य जो गुरु थे। आपको बताएं कि 138 देशों का विवरण किसमें मिलता है? CU में मिलता है मेरे बच्चों। और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया। आपको एक छोटी सी बात और बता दें जो छूट गई है, आपको बताएं कि फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहे हैं। कौन? फाहियान। मेरे बच्चों मेरी बात आपको दिमाग में ठुस गई होगी और मेरी बातें आपको दिमाग में छप गई होंगी। मेरे बच्चों आपको बताएं जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है और इसमें हर्षकालीन समाज एवं संस्कृति और राजनीति बारे में वर्णन किया गया है। और ये राजनीतिक समाज कैसा रहा होगा, आपको इसके बारे में और जानकारी मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि उस समय तक्षशिला और तक्षशिला के साथ साथ नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती थी, भारत की एक ऐसी विशेष यूनिवर्सिटी दी थी जहां में विभिन्न प्रकार के कई देशों के राजा, कई देशों के शासक, कई देशों के लेखक, कई देशों के रचनाकार आकर के बसे और रहे, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है। मेरे बच्चों आपको बताएं कि तक्षशिला अब यहां नहीं रहा। तक्षशिला जब भारतीय विभाजन होने के बाद तक्षशिला दूसरे देश का हिस्सा बन गया। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो भारत के बिहार में अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय उपस्थित है। मेरे बच्चों उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य हुआ करते थे वो शीलभद्र थे। शीलभद्र का समय आपको बताएं कि उस समय जो शीलभद्र का समय था वो समय हर्षवर्धन के काल में था, शासनकाल। उस समय भारतीय स्थिति को दर्शाया गया और हेनसोंग ने अपनी बात लिखी। आपको एक छोटी सी बात बता दें, ये भारत में 15 वर्षों तक रहे, 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गए और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा है। मेरे बच्चों एक आखिरी बिंदु की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये आखिरी बिंदु आपके सामने इत सिंह, ये 7वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 2 की बात कर रहा हूं, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये काफी ऐसे विद्यालय थे, काफी ऐसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी थी जो विश्व में जहां लोग अपनी संस्कृतियों को खोज रहे थे, तब भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक एक इतिहास लिखा जा रहा था, शिक्षा का इतिहास लिखा जा रहा था। मेरे बच्चों मैंने कहा आपसे, भारतीय संस्कृति हमेशा ही परिपूर्ण रही है, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा हमेशा ही ऊपर रही है, उजागर रही है मेरे बच्चों। लेकिन इसको चलने नहीं दिया गया। कुछ लेखकों ने, कुछ लोगों ने इसको ऐसे इस प्रकार से लिखा जिसमें बर्डन भारतीय इतिहास को दबा दिया गया। मेरे बच्चों आपको बताएं कि आपको समझ में आया होगा, एक चीनी यात्री और थे इत सिंह, ये 7वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भारत का आदि चीजों का वर्णन किया। इस प्रकार से हमें भारतीय इतिहास की विदेशी यात्रियों के माध्यम से
जानकारियां हमें प्राप्त होती है मेरे बच्चों। ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स आपने सीखे होंगे, आपने समझे होंगे, आपने जाने होंगे मेरे बच्चों। इस प्रकार ये सारे टॉपिक एक लूसेंट की बुक से आपने सीखे, और ये लूसेंट की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपने सीख ली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये हमारे समझ में तो आ गए, लेकिन इससे जो एग्जाम होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम होगा, वो पूछा कैसे जाएगा, है ना, ये प्रश्न कैसे बनेंगे, अभी एक एक प्रश्न का डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये जो प्रश्न बनते हैं क्या ये यूपी स्पेशल के लिए ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश वालों के नहीं। ये भारतीय इतिहास है, हिस्ट्री, इतिहास कभी नहीं बदल सकता। जो बदला ना जा सके वही तो इतिहास है, जो पलटा ना जा सके वही तो इतिहास है। तो ये इतिहास है, प्रत्येक राज्य के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सारे बच्चे ध्यान से और इसको पढ़ते रहिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करने वाले हैं मेरे बच्चों। एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, समझिए जरा। आपसे पूछेंगे टॉलमी से संबंधित किताब कौन सी है ना। आपसे प्रश्न बनेगा कि टॉलमी के द्वारा लिखी हुई किताब है, तो आप बताओगे कि टॉलमी ने जो किताब लिखी थी वो भारत का भूगोल था। अगर कोई ज्यादा गहराई से प्रश्न बनता है तो बनता है कि टॉलमी भारत में आने वाले एक यूनानी रोमन लेखक थे जो किस सदी में भारत आए थे लगभग। तो आपसे और ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा दूसरी शताब्दी में लगभग भारत आए थे। कौन? टॉलमी। पहला क्वेश्चन, एक में ही 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक क्वेश्चन और तैयार होता है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखने वाले जो कि एक यूनानी रोमन लेखक थे, वो कौन थे? ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन में मेरे बच्चों एक टॉलमी ऑप्शन मिलेगा, आप इसको लगा दीजिएगा, टिक, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और यूनानी लेखक रहे प्लिनी, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपका झट से आंसर आएगा कि प्लिनी के द्वारा लिखी गई है मेरे बच्चों। भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज, लवण आदि के बारे में जो विवरण मिलता है मेरे बच्चों, वो कहां प्राप्त हुआ है? प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्राप्त होता है मेरे बच्चों। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चीनी लेखक रहे हैं फाहियान। कैसे क्वेश्चन बनेगा? चीनी यात्री फाहियान भारत में किस शासन के दरबार में आए थे? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो फाहियान थे, और ये फाहियान ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात मैं कहूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। ये क्वेश्चन आपका बड़ा बेरहमी से पूछा जाता है, और कोई रहम नहीं किया जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछने में। आप भी रहम मत करना, झट से आंसर मार देना मुंह पे और आपका आंसर आ जाएगा। फाहियान ये भारत यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं समाज का वर्णन जो एक चीनी यात्री हुआ करते थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, वो कौन थे? आपका आंसर होगा फाहियान। आपसे अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछा जाएगा, और आप डरिए घबराइएगा नहीं, उस प्रश्न का उत्तर एकदम तसल्ली के साथ दीजिएगा कि फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा। आपका आंसर आएगा फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा मेरे बच्चों। अगली बात करेंगे हम चीनी लेखक में दूसरे, संयुग्मन। संयुग्मन ये 518 ईस्वी में भारत आया। क्वेश्चन बनेगा कि संयुग्मन भारत कब आए? आपका आंसर होगा संयुग्मन भारत 518 ईस्वी में आए। और आपसे क्वेश्चन बनेगा कि संयुग्मन भारत 518 ईस्वी में आए, लेकिन वो कितने वर्षों तक भारत में रहे और उन्होंने रह करके बौद्ध धर्म की प्राप्तियां की। अर्थात आपसे कहें कि संयुग्मन भारत में कितने वर्षों तक रहे, आप कहोगे सर संयुग्मन ने भारत में 3 वर्षों तक वर्णन किया है, भ्रमण किया है। अगला बढ़िया प्रश्न आपसे बनेगा वेनसोंग से, और वेनसोंग से क्या प्रश्न बनेगा कि वेनसोंग किसके दरबार में, किसके शासनकाल में भारत आए थे? आप कहोगे वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। बड़ा प्यारा सा प्रश्न का आंसर आप दे पाओगे, और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बड़ी तसल्ली के साथ आप देंगे, और मैं आपसे गारंटी देता हूं, मैंने जितनी वीडियो डाली है लूसेंट की बुक से, आप मेरी बात लिख के ले लो आज, और ना ले पाओ कभी वीडियो मत देखना। आपको 2 से 3 प्रश्न इन वीडियो से, 1 से 2-3 प्रश्न 110% पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ना मानो आप ती बात लिख के ले लो मेरी। आपको बताएं, वेनसोंग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, और इन्होंने भारत की यात्रा में चीन से 629 ईस्वी में भारत में प्रारंभ करी थी, और 1 वर्ष तक भारत में आ पाए। अब क्वेश्चन बनेगा कि वेनसोंग भारत जब आए तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पहुंचे? आपका आंसर होगा, बड़ा सा प्यारा सा आंसर दे पाएंगे आप,
ह्वेनसांग भारत में आए तो उन्होंने एक राज्य कपिशा पहुंचकर उन्होंने अपनी भारत यात्रा पूरी करी थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ह्वेनसांग ने कितने वर्षों तक रहे, तो भारत में ह्वेनसांग 15 वर्षों तक रहे और 14 वर्षों तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे, फाहियान व्यक्ति थे 14 वर्षों तक। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक इनके द्वारा एक पुस्तक का विवरण मिलता है, एक वृतांत का लेखक मिलता है, एक भ्रमण का लेखक मिलता है, वो भ्रमण है CU की। तो CU का भ्रमण किसके द्वारा रचित है, किसके समय की बात है, तो ह्वेनसांग की। और इसमें कितने देशों का विवरण मिलता है, आप कहोगे सर इसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है मेरे बच्चों। अगला इसमें देखिए मैंने इसमें ही कम से कम 20 क्वेश्चन बना दिए हैं और ये 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बड़ी गहराई के साथ पूछे जाते हैं, इसलिए लगातार डटे रहिए और चीजों पर बने रहिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इत सिंह एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जो भारत में 7वीं शताब्दी में आया। क्वेश्चन बनेगा इत सिंह जो था वो भारत में कौन शताब्दी में आया, आपका आंसर होगा 7वीं शताब्दी में आया मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें, मेरी ये फैक्ट, मेरी ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आपने बड़ी बेरहमी से इन चीजों को समझा होगा और सीखा होगा मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा मेरी ये सारी लाइनें आपको समझ में आई हैं, आप एक एक टॉपिक हमसे सीख रहे हैं और बाकायदा बारी बारी से एक एक टॉपिक को लिख रहे हैं। आने वाले समय में आपको सारी चीजें समझ में आती जाती रहेंगी और आने वाले समय में आप किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से चीट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और ये लूसेंट की सारी बुक निचोड़ करके हम यहाँ आपके सामने रख रहे हैं मेरे बच्चों। उम्मीद है अगर 2 शब्द ही समझ में आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि अन्य परीक्षाओं के अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यही कंटेंट, थोड़ी चीज़ें मिलती रहें, जो कि सरलता से रिवीजन करते रहें और सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।